आधी रात के ठीक 12 बजे पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। किसी के घर की खीर गायब थी, किसी की गरम रोटी, किसी का दूध और किसी की मिठाई। तभी अचानक गांव की सबसे ऊंची छत पर 5 चमकते हुए गंजे सिर दिखाई दिए। वो सब एक साथ हंस रहे थे। उनके बीच खड़ी थी गंजी चुड़ैल कालिका। उसने आसमान की तरफ एक खाली थाली उठाई और देखते ही देखते गांव का सारा गायब खाना उसी थाली में अपने आप भरने लगा। तभी नीचे खड़ा मोहन चिल्लाया, ए रुको, आज तुम लोग बचकर नहीं जाओगे। आज तक जिसने भी खाना चुराया है उसका राज आज यहीं खुलेगा। मैं खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा। अगर सच में चुड़ैल है तो भी ठीक, लेकिन मेरी माँ के बनाए लड्डू वापस लेकर ही जाऊंगा। तभी अचानक कालिका मुस्कुराई और पूरी टोली के साथ हवा में घूमती हुई पुरानी हवेली की तरफ गायब हो गई। मोहन उनके पीछे दौड़ने ही वाला था कि कहानी यही रुक जाती है, लेकिन ये सब एक ही रात में नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत 3 दिन पहले हुई थी, जब गांव में पहली बार किसी के घर से बिना दरवाजा खुले खाना गायब हुआ था। भैया, याद है ना, सबसे पहले चाची के घर की पूरी हांडी खाली हुई थी। हाँ, और तब सबने बिल्ली पर शक किया था, लेकिन बिल्ली इतनी सफाई से ढक्कन बंद करके नहीं जाती। उन 3 दिनों में अजीब घटनाएं लगातार बढ़ती गई। कभी सुबह रसोई में छोटे छोटे गोल पैरों के निशान मिलते, कभी खाली पत्तली छत पर रखे मिलते, तो कभी गरम खाना बिना गिराए गायब हो जाता। पूरे गांव में डर नहीं बल्कि हैरानी फैलने लगी। मैंने कल रात अपनी रसोई में घंटी बांधी थी। घंटी तो बजी, लेकिन बाहर निकला तो वहाँ कोई नहीं था। और मैंने खिड़की से 2 चमकते हुए गंजे सिर देखे थे। उन्होंने मुझे देखा, फिर हंसते हुए भाग गए। मतलब जो भी है वो हमें डराना नहीं चाहता, बस हर रात खाना लेकर चला जाता है। उसी दोपहर मोहन ने फैसला किया कि अब अंदाजे लगाने से कुछ नहीं होगा। उसने बबलू और रानी के साथ मिलकर पूरे गांव की हर रसोई देखने का निश्चय किया। कभी वो मिट्टी के घर पहुंचे, कभी नदी किनारे बनी छोटी झोपड़ी, तो कभी आम के बाग के पास बने पुराने मकान। हर जगह एक बात बिल्कुल एक जैसी थी, खाना गायब था, लेकिन बाकी कोई सामान छुआ तक नहीं गया था। अगर चोर होता तो कुछ और भी लेकर जाता ना। यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है। उसे सिर्फ खाना ही क्यों चाहिए। खैर, चलते चलते तीनों गांव के किनारे पहुंच गए। वहां एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी डाल पर एक मिट्टी की छोटी कटोरी रखी हुई थी। कटोरी बिल्कुल खाली थी। रानी ने उसे उठाया। जैसे उसने कटोरी हाथ में ली, उसमें अपने आप गर्म भाप उठने लगी। कुछ ही देर बाद कटोरी फिर खाली हो गई। मैंने इसमें कुछ डाला भी नहीं, फिर भाप कहाँ से आई? ये कटोरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये बिना रसोई के भी गर्म हो जाती है। उसी समय हल्की सुनहरी रोशनी पेड़ों के बीच से उतरने लगी। परी स्नेहा उनके सामने आकर खड़ी हो गई। जिसे तुम साधारण चोरी समझ रहे हो, वो दरअसल एक बहुत पुरानी परंपरा का हिस्सा है। अगर परंपरा है तो लोग उससे परेशान क्यों हैं? क्योंकि इस बार नियम बदल गए हैं, और अगर समय रहते कालिका की टोली तक नहीं पहुँचे तो हर रात पूरा गांव अपना खाना खोता रहेगा। मोहन पहली बार कालिका की टोली का नाम सुन रहा था। उसे नहीं पता था कि गांव से कुछ दूर बांस के जंगल के पीछे छुपे एक पुराने रास्ते पर हर आधी रात 5 गंजे साए इकट्ठा होते हैं। वहीं से शुरू होती है। अगर कालिका की टोली तक पहुंचने का यही रास्ता है तो चाहे पूरी रात लग जाए, मैं वापस नहीं मुड़ूंगा। रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन आज जो भी देखोगे उसे देखकर घबराना मत, बस ध्यान से समझना। मैं डर नहीं रहा हूँ, बस ये सोच रहा हूँ कि कहीं वो लोग मेरा टिफिन भी पहचानते तो नहीं। तुम्हें हर समय खाने की ही चिंता रहती है। पहले ये पता करो कि आखिर चोरी क्यों हो रही है। चारों धीरे धीरे पास के जंगल की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में कभी सूखे पत्ते अपने आप गोल घेरा बनाकर घूमने लगते, कभी पेड़ों पर बैठे जुगनू एक साथ उड़कर आगे का रास्ता दिखाने लगते। कुछ ही देर बाद जंगल खत्म हुआ
और सामने एक पुरानी पत्थर की पगडंडी दिखाई दी जिस पर छोटे छोटे गोल पैरों के निशान चमक रहे थे। ये वही निशान हैं जिनकी बात गांव वाले कर रहे थे। देखना, ये हमें सीधे उनकी टोली तक ले जाएंगे। इतने छोटे पैर हैं लेकिन भागते ऐसे हैं जैसे हवा में दौड़ते हों। इन निशानों पर पैर मत रखना, ये रास्ता दिखाते भी हैं और रास्ता बदल भी देते हैं। मतलब हमें इनके साथ चलना है लेकिन इन्हें छूना नहीं है। धीरे धीरे पगडंडी उन्हें एक सूखी नदी तक ले आई। नदी में पानी नहीं था। टी के कटोरे अपने आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक चल रहे थे। हर कटोरे में गरम खाना रखा था। कोई कटोरा गिर नहीं रहा था। तभी बबलू बोला, अरे ये कटोरे तो बिना किसी के खुद चल रहे हैं। मैंने ऐसा तो कभी मेले में भी नहीं देखा। लगता है चोरों का सारा खाना यहीं से होकर जाता है। बस समझ नहीं आ रहा कि आखिर पहुंचता कहाँ है। मोहन ने एक कटोरा उठाने की कोशिश की लेकिन जैसे उसका हाथ आगे बढ़ा सारे कटोरे हवा में उछल गए। अगले ही पल वो फिर से अपने लाइन में लग गए और धीरे धीरे जंगल के दूसरी तरफ बढ़ गए। भैया इन्हें पकड़ना मत, शायद ये हमें खुद मंजिल तक ले जाना चाहते हैं। ठीक कह रही हो, आज हम पीछा करेंगे, रोकेंगे नहीं। यही समझदारी है। कभी कभी जवाब दौड़कर नहीं धैर्य से मिलता है। चारों कटोरों के पीछे पीछे चलते रहे। कुछ दूर जाने पर एक खुला मैदान दिखाई दिया। मैदान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मिट्टी का चूल्हा बना था लेकिन उस पर कोई आग नहीं जल रही थी। फिर भी उसके ऊपर रखा विशाल भगोना अपने आप खदबदा रहा था। आग नहीं है, फिर ये खाना पक कैसे रहा है? और धुआं भी नहीं निकल रहा। ये तो और भी अजीब बात है। मुझे लगता है ये जगह उसी टोली की है। तभी अचानक पास की झाड़ियों में सरसराहट हुई। 5 छोटे छोटे गंजे साए बाहर निकले। सभी के हाथ में लकड़ी के छोटे चमचे थे। वो बिना कुछ बोले चलते चलते भगोने के चारों ओर घूमने लगे। कुछ ही सेकंड में भगोने से खुशबू पूरे मैदान में फैल गई। पहली बार मोहन ने कालिका की टोली को इतने करीब से देखा। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। वो तो बड़ी सावधानी से हर कटोरे में बराबर बराबर खाना भर रहे थे, जैसे किसी खास काम की तैयारी कर रहे हो। ये तो लड़ भी नहीं रहे, फिर लोग इनसे इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि लोग पूरी कहानी नहीं जानते। उन्हें सिर्फ चोरी दिखाई देती है, वजह नहीं। तो आज सच भी जानेंगे और कालिका से सामने बैठकर बात भी करेंगे। उसी समय मैदान के पीछे बने पुराने पत्थर के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। धीरे धीरे चांदनी उस रास्ते पर फैल गई। दरवाजे के अंदर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। 5 छोटे गंजे साए तुरंत दोनों तरफ खड़े हो गए। फिर सफेद चांदनी के बीच से गंजी चुड़ैल कालिका मुस्कुराते हुए बाहर आई। उसके हाथ में एक खाली पीतल की थाली थी। मोहन, तुम उम्मीद से पहले यहाँ पहुँच गए। अब जब आ ही गए हो तो बिना सच जाने वापस मत जाना। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि हर आधी रात गांव का खाना आखिर क्यों ले जाती हो? कालिका ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी खाली थाली आसमान की तरफ उठाई। अगले ही पल दूर दूर के गांव से आती खाने की खुशबू उस थाली में छोटी छोटी सुनहरी रोशनियों की तरह इकट्ठा होने लगी। मोहन समझ गया कि असली रहस्य अभी खुलना बाकी है और उसका जवाब कालिका की अगली बात में छुपा था। अगर तुम्हारे पास सच में कोई वजह है तो आज सब कुछ साफ साफ बता दो, ताकि गांव वालों का डर भी खत्म हो जाए। सच हमेशा उतना आसान नहीं होता मोहन। कभी कभी सही काम भी गलत दिखाई देता है जब उसकी पूरी कहानी लोगों तक नहीं पहुंचती। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि रोज मेरा खाना गायब हो रहा है। अगर वजह अच्छी हुई तो मैं नाराज नहीं रहूँगा। पहले पूरी बात सुन लेते हैं। बिना सुने किसी को गलत कहना ठीक नहीं होता। कालिका मुस्कुराई और अपने पीतल की थाली जमीन पर रख दी। थाली अपने आप धीरे धीरे घूमने लगी। कुछ ही पलों में उसके ऊपर सुनहरी रोशनी का एक छोटा सा नक्शा बन गया। उसमें पूरा गांव, खेत, जंगल और बांस की पगडंडी दिखाई देने लगी। मोहन और उसके साथी पहली बार समझ रहे थे
कि ये साधारण थाली नहीं बल्कि पुराने रहस्यों का आईना था। 3 महीने पहले इस जंगल के उस पार एक पुराना भोजन भंडार जागा था। उसे हर तीसरी रात गर्म भोजन की खुशबू चाहिए होती है, नहीं तो उसकी जादुई रोशनी बुझने लगती है। अगर ऐसा था तो गांव वालों से सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि जिसने भी पहले ये सच जाना उसने उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसीलिए मैंने कालिका से कहा था कि जब तक सही इंसान न मिले तब तक ये रहस्य छिपा कर रखा जाए। मोहन कुछ देर तक चुप रहा। उसे लग रहा था कि कहानी अब भी अधूरी है। उसी समय पीछे रखा विशाल भगोना अपने आप चमकने लगा। उसके ऊपर भाप से छोटी छोटी गोल आकृतियां बनने लगी। कुछ आकृतियां रोटी जैसी, कुछ मिठाई जैसी और कुछ फलों जैसी दिखाई दे रही थी। अरे ये तो भाप भी चित्र बना रही है। इतनी समझदार भाप मैंने पहली बार देखी है। लगता है ये हमें कहीं बुला रही है। देखो, सारी आकृतियां एक ही दिशा में जा रही है। भगोने से उठती भाप हवा में एक चमकती लकीर बनाकर जंगल की दूसरी तरफ जाने लगी। कालिका की पूरी टोली बिना कुछ बोले उसी लकीर के पीछे चल पड़ी। मोहन, रानी, बबलू और स्नेहा भी उनके साथ हो लिए। कुछ ही देर में वो एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां पेड़ों की शाखाओं पर खाली मिट्टी के बर्तन लटके हुए थे। हवा चलती तो वे मधुर संगीत जैसी आवाज करने लगते। ये जगह तो गांव के नक्शे में भी नहीं है। तुम लोग यहाँ कब से आते हो? जितनी पुरानी ये पगडंडी है उतनी ही पुरानी हमारी जिम्मेदारी भी है। मतलब खाना चुराना जिम्मेदारी है? ये बात मेरी समझ से अभी भी बाहर है। खाना चुराना नहीं, भोजन को बचाकर सही जगह पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। इतना कहते ही कालिका ने उंगलियों से हल्का सा इशारा किया। सभी मिट्टी के बर्तन एक साथ नीचे उतर आए। फिर वे अपने आप गोल घेरा बनाकर घूमने लगे। हर बर्तन में अलग अलग घरों से आया हुआ भोजन था, लेकिन कोई भी बर्तन पूरा भरा नहीं था। हर बर्तन में बस थोड़ा थोड़ा खाना रखा था। तभी रानी बोली, अरे किसी का पूरा खाना तो लिया ही नहीं क्या? हर घर से थोड़ा थोड़ा ही आया है। यही नियम है, किसी एक घर पर कभी बोझ नहीं पड़ता। तो गांव वालों को लगा कि उनका पूरा खाना चोरी हो गया। असल में हर बार थोड़ा थोड़ा अलग अलग घरों से लिया गया था। मोहन की कई उलझने अब सुलझने लगी थी। तभी उसकी नजर दूर एक पुरानी पत्थर की सुरंग पर पड़ी। सुरंग के अंदर से हल्की नीली रोशनी बाहर आ रही थी। कालिका की टोली सारे बर्तन उठाकर उसी तरफ जाने लगी। ऐसा लग रहा था कि असली रहस्य अब उस सुरंग के अंदर छिपा है। अब तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर उस सुरंग में है क्या। इतना सारा खाना आखिर जाता कहाँ है? अब वापस लौटने का सवाल ही नहीं है। जब तक पूरी सच्चाई नहीं मिलती हम यहीं रहेंगे। जो भी देखोगे उसे देखकर हैरान जरूर होगे, लेकिन घबराना मत, क्योंकि आज पहली बार किसी इंसान को उस जगह ले जाया जा रहा है जहां हमारी टोली हर आधी रात गायब हो जाती है। कालिका सबसे आगे चल रही थी, फिर मोहन, रानी, बबलू और सबसे आखिर में परी स्नेहा। जैसे ही सभी उस नीली रोशनी वाली सुरंग के अंदर दाखिल हुए, पीछे का रास्ता अपने आप बंद हो गया और सामने दूर एक विशाल चमकता हुआ कक्ष दिखाई देने लगा। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अब शुरू होने वाला है। अब तो इस सुरंग का रहस्य भी जानना ही होगा। इतनी दूर आने के बाद मैं बिना सच जाने वापस नहीं लौट सकता। बस एक बात याद रखना मोहन, जो कुछ यहाँ देखोगे उसे लालच की नजर से नहीं, समझदारी की नजर से देखना। मैं तो पहले ही तय करके आया हूँ, आज सवाल ज्यादा पूछूंगा और खाना कम देखूंगा। ये हुई ना अच्छी बात, वरना तुम हर जगह सबसे पहले थाली ढूंढते हो। सुरंग खत्म होते ही सब एक विशाल गोल कक्ष में पहुँचे। वहाँ ना कोई महल था, ना कोई सिंहासन। चारों तरफ मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी अलमारियां थी, जिन पर हंसोटे मिट्टी के बर्तन करीने से रखे थे। हर बर्तन से अलग अलग खाने की हल्की खुशबू आ रही थी। बीच में एक बड़ा गोल चूल्हा था, जिसकी आग दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसके ऊपर रखा विशाल भगोना लगातार गर्म था। इतने सारे बर्तन, क्या ये सब गांवों से लाया गया खाना है? हाँ,
लेकिन चोरी करके नहीं। हर बर्तन में सिर्फ उतना ही रखा जाता है जितना किसी को महसूस भी ना हो। यही वजह है कि किसी घर का पूरा भोजन कभी गायब नहीं होता। बस लोगों को लगता है कि उन्होंने ज्यादा बनाया था। तो मतलब मेरी भूख ही ज्यादा थी, मैं बेकार में चुड़ैल पर शक कर रहा था। रानी धीरे धीरे एक अलमारी के पास गई। वहाँ एक छोटा मिट्टी का घड़ा रखा था। उसने जैसे उसे उठाया, घड़े से रंग बिरंगी तितलियां निकलकर पूरे कक्ष में उड़ने लगी। कुछ ही देर बाद तितलियां फिर उसी घड़े में वापस चली गई। ये घड़ा तो जादू से भरा हुआ है, अंदर खाना था या तितलियां? इस जगह हर चीज अपना रूप बदल सकती है। यही इस भंडार की सबसे पुरानी शक्ति है। तभी कक्ष की पिछली दीवार अपने आप खुल गई। उसके पीछे एक लंबा गलियारा था जिसकी दोनों तरफ छोटे छोटे मिट्टी के दीपक जल रहे थे। हवा चलने पर भी उनकी लौ बिल्कुल स्थिर थी। कालिका अपनी टोली के साथ उसी रास्ते पर आगे बढ़ गई। ये दूसरा रास्ता कहाँ जाता है? क्या अभी भी कोई रहस्य बाकी है? असल रहस्य तो अब शुरू होगा। अभी तक तुमने सिर्फ भोजन भंडार देखा है। अगर आगे इससे भी बड़ा कमरा निकला तो मुझे अब बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। कुछ देर चलने के बाद सभी एक खुले आंगन में पहुंचे। आंगन के बीच एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, लेकिन उसकी शाखाओं पर पत्तों की जगह सैकड़ों छोटी छोटी घंटियां लटक रही थी। हल्की हवा चलती तो पूरा आंगन मधुर संगीत से भर जाता। मैंने ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा। इसकी हर शाखा गाना गा रही है। जब भी किसी गांव से भोजन यहाँ पहुँचता है, ये घंटियां अपने आप बजने लगती है। मतलब ये पेड़ बता देता है कि आज कितने घरों से भोजन आया है? बिल्कुल। और अगर किसी दिन कोई भोजन ना पहुँचे तो उसकी सारी घंटियां शांत हो जाती है। मोहन उस पेड़ को ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक सारी घंटियां एक साथ बज उठी। उसी समय ऊपर आसमान जैसी छत पर हल्की सुनहरी लहर दौड़ गई। पूरा आंगन रोशनी से भर गया और पेड़ के नीचे रखी पत्थर की गोल मेज धीरे धीरे खुलने लगी। मेज के अंदर एक पुरानी लकड़ी की संदूक रखी थी। संदूक पर कोई ताला नहीं था, सिर्फ एक मिट्टी का छोटा चमचा बना हुआ था। इतनी बड़ी तैयारी और अंदर सिर्फ एक संदूक? यही संदूक इस परी टोली का सबसे बड़ा रहस्य है। इसे आज तक किसी इंसान ने नहीं खोला। अगर मुझे यहाँ तक लाया गया है ना, तो शायद इसे खोलने का समय भी आ गया है। मोहन ने दोनों हाथों से संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर कोई खजाना नहीं था, सिर्फ एक पुराने कपड़े की डायरी रखी थी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, जिस दिन लोग भोजन बांटना भूल जाएंगे उस दिन ये टोली फिर से हर घर तक पहुंचेगी। तो ये सब मतलब किसी लालची के लिए नहीं हो रहा था? तुम लोग लोगों को कुछ याद दिलाना चाहते थे? तुम सच में बहुत करीब पहुंच चुके हो। बस आखिरी बात जानना भी बाकी है। डायरी का पहला पन्ना खुलते ही पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी से भर गया, जैसे उनमें छिपी कहानी खुद सामने आना चाहती हो। मोहन, रानी और बबलू समझ चुके थे कि अब अंतिम सच बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। अब मैं पूरी बात समझना चाहता हूँ। अगर ये टोली किसी का बुरा नहीं चाहती तो फिर आधी रात चोरी छिपे आने की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि लोगों ने बांटना छोड़ दिया था। अगर हम सामने से मांगते तो शायद कोई हमारी बात पर विश्वास ही नहीं करता। इसीलिए हर कुछ वर्षों बाद ये परंपरा दोबारा शुरू होती है, ताकि लोगों को याद रहे कि भोजन की सबसे बड़ी ताकत उसका स्वाद नहीं, बल्कि उसे बांटने की भावना होती है। मतलब मैं इतने दिनों से अपनी खाली थाली देखकर परेशान था और असली कहानी तो बिल्कुल अलग निकली। मोहन ने डायरी का पहला पन्ना खोला। उसमें गांव के बहुत पुराने चित्र बने थे। कहीं लोग मिलकर खाना बना रहे थे, कहीं बच्चे एक दूसरे की थाली में मिठाई रख रहे थे और कहीं मुसाफिरों को बैठाकर भोजन कराया जा रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये टोली चोरी नहीं बल्कि भूली हुई परंपरा की रखवाली कर रही थी। भैया देखो, इस चित्र में तो पूरा गांव एक साथ बैठकर खाना खा रहा है। आज तो ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता। सच कहूँ तो हम सब अपने अपने घरों तक ही सीमित हो गए। यही बदलाव हमें हर बार वापस यहाँ ले आता है। जब अपनापन कम होने लगता है तब हमारी टोली फिर निकल पड़ती है।
इतने में डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया। उसमें कोई शब्द नहीं थे, बस एक खाली थाली बनी हुई थी। धीरे धीरे उस थाली में सुनहरी रोशनी भरने लगी। फिर उस रोशनी से पूरे गांव का दृश्य दिखाई देने लगा। हर घर की रसोई, हर चूल्हा, हर परिवार। ये तो जैसे पूरा गांव इसी थाली के अंदर दिखाई दे रहा है। मैंने ऐसा जादू पहले कभी नहीं देखा। ये जादू नहीं, याद दिलाने का एक तरीका है। तभी कालिका की टोली ने अपने अपने छोटे मिट्टी के कटोरे सामने रख दिए। सभी कटोरों में गांव से लाया गया थोड़ा थोड़ा भोजन था। कालिका ने उन्हें एक बड़े बर्तन में मिलाया। कुछ ही पलों में वो साधारण भोजन रंग बिरंगी रोशनी से चमकने लगे। कमरे में हल्की खुशबू फैल गई। तुम लोग हर घर का खाना एक साथ क्यों मिलाते हो? क्या इसके पीछे भी कोई वजह है? हाँ, क्योंकि जब अलग अलग घरों का भोजन एक हो जाता है तब कोई बड़ा छोटा नहीं रहता, सब बराबर हो जाते हैं। यानी इसलिए तुम हर घर से थोड़ा थोड़ा ही लेती थी ताकि किसी को तकलीफ भी ना हो और सबका हिस्सा भी जुड़ जाए। बिल्कुल, अब तुम पूरी बात समझ चुके हो। उसी समय पूरे भोजन भंडार की दीवारें हल्की चमकने लगी। मिट्टी के सारे बर्तन अपनी अपनी जगह लौट गए। पेड़ की घंटियां मधुर स्वर में बजने लगी। ऐसा लगा जैसे सदियों पुरानी परंपरा फिर से जीवित हो उठी हो। अब चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद पूरे गांव को सच्चाई बताऊंगा और इस बार मैं सबसे पहले अपने घर से खाना लेकर आऊंगा। लेकिन एक शर्त है, मिठाई ज्यादा होगी। तुम्हारी शर्त हर बार खाने पर ही खत्म होती है, फिर भी इस बार मुझे मंजूर है। सब हल्के से हंस पड़े। कालिका पहली बार खुलकर मुस्कुराई। अगर गांव वाले अपने मन से भोजन बांटना शुरू कर देंगे तो मेरी टोली फिर कभी आधी रात को किसी घर नहीं जाएगी। और यही इस परंपरा की सबसे बड़ी जीत होगी, जब लोगों को याद दिलाने के लिए किसी जादू की जरूरत ही ना पड़े। अगली शाम मोहन ने पूरे गांव के बीच एक बड़ा भोजन समारोह रखा। हर परिवार अपनी रसोई से थोड़ा सा भोजन लेकर आया। किसी ने खिचड़ी बनाई, किसी ने पूरी, किसी ने मिठाई और किसी ने फल। पहली बार पूरे गांव ने एक साथ बैठकर भोजन किया। उसी रात किसी भी घर से खाना गायब नहीं हुआ। लगता है अब मेरी रसोई सुरक्षित है। अब मैं चैन से सो पाऊंगा। अरे सिर्फ तुम ही नहीं, अब पूरे गांव की चिंता खत्म हो गई है। लेकिन अगर कोई फिर से बांटना भूल गया तो क्या कालिका फिर वापस आएगी? शायद, लेकिन मेरी इच्छा हमेशा यही रहेगी कि हमें कभी लौटना ना पड़े। कालिका ने अपनी टोली की तरफ देखा। पांचों छोटे गंजे साथी मुस्कुराते हुए अपने मिट्टी के कटोरे उठाने लगे। धीरे धीरे वे बांस के जंगल की तरफ चल पड़े। पर स्नेहा ने जाते जाते मोहन की ओर देखा। आज तुमने सिर्फ एक रहस्य नहीं सुलझाया, तुमने लोगों को फिर से साथ बैठना सिखाया है। और मैंने ये सीख लिया कि हर अजीब दिखने वाली बात के पीछे बुरी नीयत नहीं होती। कहते हैं आज भी उस गांव में हर महीने एक दिन साझा भोजन रखा जाता है। लोग अपनी अपनी रसोई से थोड़ा सा खाना लेकर एक जगह इकट्ठा होते हैं। बच्चों को आज भी ये कहानी सुनाई जाती है कि कभी आधी रात को एक गंजी चुड़ैल और उसकी टोली खाना ले जाया करती थी। लेकिन सच जानने वाले मुस्कुराकर कहते हैं वो चोरी नहीं थी, लोगों को साथ बैठकर भोजन करने की याद दिलाने का एक अनोखा तरीका था।